मेरे भाई ने भी अभी बात की कि हम आयशाओं से ही निकल रहे। अब आप देखें कि ये आगाज़ किसने किया। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर मैं 36 साल से सियासी कारकुन हूँ। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यूथ पॉलिटिक्स की, उसके बाद प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, MPA रहा, असम्बली में रहा। मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर मुखालिफ सियासतदान की माँ, बहन, बेटी की इज्जत को उछालने का सहरा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान को जाता है। इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। मैंने 80s के एंड के अंदर सियासत की, मैं स्टूडेंट लीडर था। मैंने देखा कि आपकी नुसरत भुट्टो की अमरीकी सदर फोर्ड के साथ फोटोएं छपवा के पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जो है वो ऊपर जनाब जहाज़ के ज़रिए से जनाब पेम्फलेट जनाब बनवा के फेंके जाते थे। मैंने देखा असम्बली के अंदर 85 से लेके आपके 99 तक किस अंदाज से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, किस अंदाज से जमाइमा खान, किस अंदाज से नुसरत भुट्टो, किस अंदाज से काजी हुसैन अहमद की करैक्टर असैसिनेशन जो है वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे उसके हवारी, उसके चेले चांटे असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर करते रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है और आज भी आगाज इन्होंने किया है। नून लीग का मीडिया सेल बना, 1500 से जायद आपकी जाली प्रॉक्सी कनेक्शन लिए गए। मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में बना पिछले 4 साल से। जनरल रिजवान ISI चीफ, जनरल राहील शरीफ फौज का चीफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ पिछले 4 सालों में जो जो चीजें होती रही वो वॉल्यूम 10 के अंदर महफूज हैं। अब दोबारा इन्होंने आगाज किया। अब ये आयशा गुलालाई का शोशा किसने छोड़ा? हमने तो नहीं छोड़ा। हमें आज तक इमरान खान साहब ने, मैं मरकजी कोर कमेटी का मेंबर भी हूं, मरकजी मीडिया कमेटी का मेंबर भी हूं, हमने कभी भी इमरान खान साहब ने हमें पुशअप नहीं किया, बकअप नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया कि जनाब आप मुखालिफ की और मुखालिफ पार्टी की जना किसी माँ, बहन या जाती जिंदगी के हवाले से आप कोई सच्ची बात भी करें। हमेशा हमें कंडेम किया, हमेशा हमें क्रिटिसाइज किया। तो मैं पूछता हूं कि ये जो चक्कर चलाया, अब आज मैं आपके प्रोग्राम के अंदर क्लियर कर दूं। अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे आयशा अहद मलिक का फोन आया। मैं पिछले 3 साल से आयशा अहद मलिक का केस पाकिस्तान के मीडिया में जो ब्रेक भी कर रहा हूं, उसकी आवाज भी बुलंद कर रहा हूं, सिर्फ एक पाकिस्तानी और एक इंसानी बुनियादों के ऊपर। मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह ने अभी जनाब आपके एक टीवी चैनल के ऊपर 1 घंटा पहले इंतहाई फुहश, इंतहाई घटिया, इंतहाई झूठी जो है वो बातें आयशा अहद मलिक के मुतल्लिक की हैं कि जनाब इसने पहले भी अपने शोहर के साथ लेन देन करने की कोशिश की थी। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बताऊंगा कि आयशा अहद मलिक ने अपने पहले शोहर के साथ जिंदगी में कभी कोई लेन देन का एक रत्ती बराबर का उसके ऊपर ना कोई इल्जाम है, ना मीडिया के अंदर, ना उसके खानदान के अंदर, ना उसके अजीजों के अंदर, ना उसके रिश्तेदारों के अंदर। वो सिर्फ अपना हक मांग रही है कि हमजा शहबाज ने उसके साथ शादी की। शादी के बाद 2 चीजें हैं, या तलाक दे दो या उसको ऑन कर लो। वो इन दोनों में से एक हक मांग रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं जो थोड़ा सा शरीयत और तरीकियत और कुरान और हदीस की जना वो तालीम समझता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह करना सुन्नत है, लेकिन निकाह छुपाना जो है वो जना से बदतर जो है वो जुर्म है। मैं पूछूंगा कि आप निकाह करके छुपाने लगे हुए हैं, एक मुसलमान की हैसियत से आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं हमजा शहबाज, और उसको पूरा खानदान सपोर्ट कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आयशा गुलालाई के हवाले से सरदार अयाज सादिक, पीपल्स पार्टी, इल्ताफ हुसैन और असमद यार वली और महमूद खान चकजई की पार्टियां इतनी ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक हुई हैं कमेटी बनाने में, तो फिर आयशा अहद मलिक के हवाले से भी फौरी तौर पर कमेटी बनाई जाए। क्योंकि हमजा शहबाज भी मेंबर कौमी असम्बली है, और एक मेंबर कौमी असम्बली और एक हुक्मरान खानदान से का फर्द होने के नाते वो इंसानियत की, वो इस्लाम की, वो इस्लामी रवायात की, वो खानदानी रवायात की तस्दील कर रहा है। तो फौरी तौर पर कमेटी बननी चाहिए उसके ऊपर भी, और उसका चट्टा खट्टा बिल्कुल खुलना चाहिए। सही, ठीक हो गया। ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन मेंबर ऑफ़ पार्लियामान की हैसियत से इमरान खान साहब हैं या मेंबर ऑफ़ पार्लियामान की हैसियत से हमजा शहबाज हैं, तो वो चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन ये इस तरह से जो मामलात उछाले गए हैं, बहरहाल इसको ख़त्म होना चाहिए। हम आगे चलते हैं गुफ्तगू से, और 70 सालों के हवाले से सियासत के चलन की जो बात कर रहे हैं, वी सब अब क्या लग क्या रहा है कि वाकई अब इस करप्शन के हवाले से जब हम बार बार बात करते हैं, इन करप्ट अनासर के ख़ात्मे के बाद बेहतरी की जानिब चीज़ें होंगी, वो लोग वो आएंगे जो वाकई काबिल भी हैं, इस मुल्क के साथ लॉयल भी हैं, ना कि सिर्फ अपनी पार्टी या किसी एक फ़र्द के साथ लॉयल हो, वो आगे आ पाएंगे, या उसी पार्लिमानी निज़ाम के तहत, उसी वोटों के सिलसिले के तहत वही लोग आएंगे जिनके पास ताकत भी है, जिनके पास दौलत भी है, और जिनके पास एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत वो इलेक्शन जीत जाते हैं। इनका जो मैकेनिज़्म है ना, इन्होंने बनाया ही कुछ ऐसा है, इसमें कोई एक आम आदमी तो आ ही नहीं सकता ना। एक मैकेनिज़्म इस पूरी, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि आइन में इतनी सारी शिकें इन्होंने डाल दी हैं
जो इनको रिलैक्सेशन दे देती है, और एक शरीफ आदमी बेचारा जो गरीब है उसके ऊपर सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और देखें जी, किसी भी आप कोई सर्विस करें, कोई जॉब करें, उसकी भी एक वो कहते हैं ना जी, रिटायरमेंट की कोई एज होती है। तो यहाँ किसी भी पोस्ट पे आने के लिए कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। जो एक दिन अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, एक दिन मरने से पहले वो भी गवर्नर बन जाते हैं। तो आप वज़ीर आज़म साहब भी की भी उम्र देख लें, और आप जो और भी लीडरान है 60 मैं समझता हूँ इसकी भी कोई एक एज लिमिट होनी चाहिए कि आपके लीडरान नौजवान होने चाहिए, उनको चाहिए कि वो खिदमत कर सकें प्रॉपर्ली। कि एक ये बात मैं क्लियर करना था। और दूसरी बात कि देखें जी कि मुल्क कैसे अब आगे बढ़ेगा। देखें जी, इदारे सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदान करो अपने पाकिस्तान में। सियासत में अकेले में तो आप चोरी कर भी नहीं सकते, जब तक कि आपके जो जितने भी डेमोक्रेट ये जितने भी जो आपके ऑफिसर्स आपके नीचे लगते हैं, या पूरा जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, उसको बेहतर मुझे आपको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। इदारों की मजबूती के हवाले से बड़ी अहम बात है। हम ब्रेक के बाद यहीं से करेंगे कि इदारे फिर किस तरह से मजबूत होंगे, क्योंकि इदारों के ऊपर तो हुक्मरान ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के अंडर ये तमाम इदारे काम करते हैं। तो फिर इनकी मजबूती कैसे हो पाएगी, माजी में कुछ ऐसा हुआ है या नहीं, ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के नाअहल होने के बाद लाहौर का हल्का NA 120 जो अंदरून लाहौर का हल्का कहलाता है, वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 2013 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ का मुकाबला किया था। 50,000 से ज़ायद उनके वोट से, और इस बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हीं को नॉमिनेट किया है। हमारे नुमाइंदे जाबिर इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं, वो हल्के में विजिट कर रही हैं। तो जाबिर से जानते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की इस वक्त इलेक्शन मुहिम क्या चल रही है और उनका क्या कहना है। जी जाबिर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम NA 120 में मौजूद हैं, जहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर यहां पे पार्टी टिकट दिया गया है और यहां पे वो अपनी कैंपेन चला रही है। अभी तक नून लीग की जानिब से हतमी तौर पर किसी भी शख्स का नाम नामजद नहीं किया गया कि इनके मुतकाबल कौन रहेगा, मगर यहाँ पे अवाम की बड़ी तादाद इनके साथ मौजूद है जो यहाँ पे नारे लगा रही थी सुबह से, और इनकी इंतखाबी मुहिम चल रही थी। उनसे बात करते हैं कि आज कैसा अवामी रद्द-ए-अमल उनके सामने रहा। जी बताइएगा डॉक्टर साहिबा। देखिए जी, आवाम ने आज जो मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ चल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्यार से उन लोगों ने मुझे वेलकम किया है, गले में हाथ डाले हैं, घरों के अंदर बुला के मुझे पानी पिलाया है, तसल्लियाँ दी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मरतबा तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं TV वालों को बताती चली जाऊँ, जो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ी की इस वक्त नून लीग ने, तो मैं बार बार ये पैगाम दे रही हूँ, बार बार टेलीविज़न पे ये कह रही हूँ कि देखिए, हम किसी किस्म की लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमारी ख़वातीन यहाँ चल रही हैं, खामोशी से वोट मांग रही हैं। जब मैं चलूँगी तो कैंडिडेट हूँ, कोई 2-4 नारे लगेंगे, तो इनका क्या काम है कि हमारे लड़कों के साथ लड़ाई करने की कोशिश करें, इंस्टिगेट करने की कोशिश करें। अगर इस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी होगी तो इलेक्शन पर किस तरह होगी। उन्हें कह दीजिए कि हम कुछ डरते घबराते नहीं हैं। मैं सारे बच्चों को मना कर रही हूँ कि कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन इस तरह मैं कब तक रोक सकूंगी। जोश ये बच्चों में भी उतना ही जोश है, कब तक मैं मना करती रहूँगी कि आपने लड़ाई नहीं करनी। अगर लड़ाई शुरू होगी तो फिर एक तूफ़ान बदतमीज़ी होगी। एक इलेक्शन है, इस इलेक्शन को प्यार से लड़ना चाहिए, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के हैं, वो भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी को, मैं हिंदुस्तान तो नहीं इलेक्शन लड़ना ही ना, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आप क्या समझ रही हैं कि आपके मुतकाबल कौन आ सकता है, जबकि शहबाज शरीफ के ऊपर भी अब एलिगेंस लगे हुए हैं, उदैबिया पीपल मिल वाले कुलसूम नवाज के ऊपर भी लगे हुए हैं, तो किस फैमिली के किस मेंबर को लेकर आएंगे? उनको लबो कैंडिडेट, मैं मना कर रही हूँ, उनको लबो कैंडिडेट लबे, ठीक है। इनका ये कहना है कि नवाज लीग को अब अपना कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, जो कि उन्हें और हल्का NA 120 में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मौजूद है। यास्मीन राशिद ने बड़ा भरपूर सा मुकाबला किया था। मैं उस इलेक्शन में लाहौर में हम लोगों ने पूरा उसको देखा था। मैं सिर्फ ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नून उस वक्त भी तवक्को नहीं कर रही थी कि शायद 20-22 हज़ार से ज़ायद वोट डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में हो जाएं और मियां नवाज शरीफ साहब 1 लाख से ज़ायद वोट ले लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। 91,000 से कुछ ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब के वोट थे और 52,000 से कुछ ज़्यादा वोट थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से। बहरहाल आने वाले दिनों में इलेक्शन की गहमा गहमी होगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं चाहूँगा एक बात मुकम्मल कीजिएगा अमीर साहब,
देखिए इदारे जो है, मैं इदारों पे बात कर रहा था कि इनकी देखें ना, वो पैसे तो सरकार से लेते हैं, हलफ सरकार से लेते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करेंगे पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं करते। ये लोग इस वक्त वफादारी हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। ये देखते हैं कि जनाब आज क्योंकि मेरिट मर चुका है, नौकरियां मेरिट पे मिलती नहीं, पोस्टिंग मेरिट पे मिलता नहीं, तो इन्होंने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी में लग गए हैं। तो ये मसले इनको आज़ाद करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको अपने इदारों को इनसे आज़ाद करना पड़ेगा। सियासतदान का काम सिर्फ निगरानी होना चाहिए, खिदमत होना चाहिए, अवाम के मसले उन तक पहुँचाने चाहिए, हाथ में उसके कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये असूल जिस दिन पाकिस्तान में बन जाएगा, ये सबसे आसान मसला है और इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा, इसमें कोई लेकिन हमने ये देखा कि पार्लियामान के अंदर जिसका काम जो है कि लेजिस्लेशन करना कौमी सूबाई असम्बलियों में, वहाँ ये मामला नज़र नहीं आया कि लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगाकर आप इलेक्शन जीत कर आते हैं, उस इलेक्शन के बाद फिर आपकी ये तवक्को होती है कि ये सारे का पैसा किसी न किसी तरह से ठेकों की सूरत में, फ़ंड्स की सूरत में वो रिटर्न हो जाए। जो असल काम होता है लेजिस्लेशन का, शायद वो पसे पुश चला जाता है। इसीलिए सूबाई असम्बलियाँ हों या कौमी असम्बलियाँ हों, वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती हैं कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गया तो सारे का सारा जो पावर है वो बल्दियाती नुमाइंदों को शिफ्ट हो जाएगा, सारा जो पैसा है वो वहाँ शिफ्ट होना, क्योंकि वहीं से लगना है। वही एक तरीक़ाकार है, वही एक मैकेनिज़्म होता है, लेकिन इस मैकेनिज़्म को करने नहीं दिया जाता है। भारत लेकिन इदारों के हवाले से बात हो रही है, चौहान साहब, इदारे बांधी रहे मुख्तलिफ़ जमातों के, मुख्तलिफ़ पार्टियों के, मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमतों के, उनको आज़ाद नहीं किया गया। यही वजह हुई कि एक निज़ाम बन नहीं पाया है। अब आपको लग रहा है कि इदारे उस सारे चुंगल से निकल आएंगे, इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो खुद बेनिफिशरीज़ हैं इन सारे लोगों के, जो जिनको लगाया गया, किसी को ज़फ़र एजाज़ी के नाम पर, किसी को सईद अहमद के नाम पर, किसी को कमर ज़मान चौधरी के नाम पर, ये सारे लोग ये इससे निकल आएंगे इदारे, और इदारे वाकई पाकिस्तानियों के लिए और रियासत के लिए काम कर पाएंगे? सर कुछ नाम तो आपने गिनवा दिए, लेकिन एक नाम मैं ऐसा बताऊंगा कि जिसने इतने बड़े बड़े चौके और छक्के करप्शन के मारे हुए हैं पिछले 4 सालों में कि मैं और आप सारी पाकिस्तानी अवाम की अकल दंग रह जाएगी। वो है रफ़ीक तारड़ साहब का भतीजा शाहिद अशरफ तारड़, NHA का चेयरमैन जी, जिसको स्पेशली पिछले 4 साल से नवाज शरीफ साहब ने लगाया हुआ है। मुझे NHA के एक ग्रेड 20 के अफसर ने पूरी डॉक्यूमेंट्स जो है ना प्रूफ के साथ भेजे हैं आज से 3 दिन पहले। CPEC समेत आपके जनाब कंस्ट्रक्शन के और इन बड़ी बड़ी सड़कों की तामीर पे 1000 अरब रुपए की करप्शन जो है ना पिछले 4 सालों में हो चुकी है। ये उसने प्रॉपर तरीके से पूरे सबूत के साथ भेजा है। फिर आप मुझे ये बताएं, अभी 35 अरब डॉलर का कर्जा इन्होंने बैरूनी पाकिस्तान के ऊपर सर पे चढ़ाया, लेकिन सूरत हाल ये है, बताया ये जाता है कि 18 अरब रुपया जो है वो आपका कर्जा जना ज़र मुबादला में चला गया, 17 अरब डॉलर दोबारा बैरूनी कर्जा वापस करने पे चला गया। अब 18 अरब डॉलर जो बैरूनी कर्जे जना ज़र मुबादला में भेजा गया, स्टेट बैंक की जनाब ये रिपोर्ट है कि जून 2013 में 6.1 अरब 6.1 बिलियन डॉलर आपके जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जो जुलाई 2017 उसमें जनाब 15 अरब डॉलर 15 बिलियन डॉलर हो गए। कितने बड़े? 9 बिलियन डॉलर। लेकिन स्टेट बैंक की ही रिपोर्ट है, वज़ारत खजाना की रिपोर्ट है कि 18 बिलियन डॉलर जो है वो ज़र मुबादला की तरफ चले गए। ये 9 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है, शॉर्टफॉल है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है नवाज शरीफ और समदी शरीफ इसहाक डार से, ये 9 अरब डॉलर किधर चला गया? 9 अरब डॉलर आपका तकरीबन 1000 अरब ये बनता है। जनाबे वाला यहाँ पे अंत मिची हुई है, अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने कोल। और किसी ज़माने में एक मुहावरा हम सुनते थे, छिको छिक गंडेरियां, अदियां तेरियां अदियां मेरियां। लेकिन पिछले 4 सालों में आले शरीफ ने और नवाज शरीफ ने यह मुहावरा भी तब्दील कर दिया। उन्होंने मुहावरा यह कर दिया कि छिको छिक गंडेरियां, अदियां मेरियां, बाकी अदियां भी मेरियां। ये वाला इन्होंने कल्चर यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है। और यकीन जाने इनसे हुकूमत, इनसे इख्तिदार लें, उसके बाद फेयर किस्म की आप नैब की या JIT बना के इनके 4 सालों की और पीपल्स पार्टी के 5 सालों की आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। आप हैरान हो जाएंगे कि हजारों अरब चौहान साहब, आप NHA के 9 सालों में के हवाले से फिर कोर्ट में जा रहे हैं, आपकी जमात, आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स NHA के हवाले से आए हैं सर, ये इसको इंशाल्लाह उठाएंगे। आप वॉल्यूम 10 सिर्फ मैं कहता हूँ ओपन करें। हमारा ये ऑफिशियल मुतालबा है तहरीक इंसाफ का कि वॉल्यूम 10
1 से लेकर 9 नंबर जो वॉल्यूम है ना, ये मेरी बात सुन जी। लें। आइंदा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एमफिल तक जो है वो 1 से लेकर 9 नंबर का जो है वॉल्यूम पढ़ाया जाएगा। जो 10 नंबर वॉल्यूम है ना, वो पीएचडी क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स को, कि किस तरीके से जो है वो हेरा फेरियां करके, मुल्क और कौम से बेवफाई करके, मुल्क और कौम से गद्दारी करके, मुल्क और कौम के रियासती अदारों के पीठ पे छुरा घोंपकर सिसिलियन माफिया, गॉडफादर माफिया, क्रिमिनल लोग, क्रिमिनल पॉलिटिशियन मुल्क को लूटते हैं। ये पूरा कुछ जो है वो वॉल्यूम 10 के जरिए से पीएचडी क्रिमिनोलॉजी करने वालों को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि अब वक्त है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, जमहूरी अदारे और रियासत के अदारे, ये आप खानदानों की गुलामी छोड़ के, अफराद की गुलामी छोड़ के, नाक की सीध में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ रियासत और सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत करने पे जुट जाए। इसी में मेरा भी भला है, इसमें आपका भी भला है, इसमें पाकिस्तान का भला है। सही। अहम बात है कि अगर ये इदारे इसी तरह से काम करें, लेकिन इदारों को उस तरह से शायद काम करने नहीं दिया, या इदारे खुद काम करते रहे, जो मैंने बात की बेनिफिशरीज के हवाले से भी। लेकिन एक बात मीर अतीक साहब, वो बार बार है, वो नौजवानों के हवाले से। इस बार भी करीब 1 करोड़ के लगभग जो है वो वोटर होगा जो नया वोट डालने वाला है, जिन्होंने वोट नहीं डाले। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं जमहूरियत के हवाले से। हम ज़रब तकसीम करके देख रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुल वोटर्स में से कितने फ़ीसद वोट डले, पीपल्स पार्टी को कितने वोट डले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको वोट ही नहीं डाल रहे हैं। मतलब 50% से ज़्यादा लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं पूरे मुल्क में। तो फिर भी हम पूरे मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर हैं। उस वोटर को किस तरह से लाया जा सकता है? क्या वो आप नहीं लगता कि इस निज़ाम से, इस पूरे सिस्टम से, और जिस तरह की पॉलिटिक्स और जिस तरह के इलेक्शन के मामलात हैं, वो मज़ीद एतबार उसका उठ जाएगा? अगर खुदा न खास्ता ये एतबार उठा तो फिर नौजवान नस्ल के लिए तो कुछ भी नहीं है आने वाले दिनों। मुदस्सिर, इन्होंने इतने हद तक अवाम को परेशान रखा हुआ है कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो उसमें से ही नहीं पा रहे हैं। महंगाई उरूज पे चढ़ गई है। लोग अपनी ज़ाती पर्सनल प्रिविलेजेस को आजकल ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। लोग इस वक्त, हकीकत है इस बात में, आपको मैं कह रहा हूँ कि 50% मेजॉरिटी तो सोचना ही छोड़ दिया है कि यार अब इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ भलाई हो सकती है। लोग निकले भी हैं, ऐसे नहीं कि लोग नहीं निकलते। फिर लीडरशिप की भी गलतियाँ होती हैं, उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि लोग मायूस हो चुके हैं। लोगों ने पुराने माजी में सियासतदानों को देखा है दावे बड़े बड़े करते हुए और आखिर में कुछ भी नहीं निकलता। तो इस पर लोग तो निकले थे, 2013 में भी निकले थे, लेकिन उनको मैनेज फिर नहीं कर पाए। लोगों को उस जगह पे आप संभाल नहीं पाए। उनकी ख्वाहिशात थी कि भाई माने लोग तो इनकलाब के तरीके से निकल पड़े थे। लोग तो समझ रहे थे कि इस निज़ाम को लपेटना है। लोग तो इसलिए नहीं निकल रहे थे कि यार एक फ़र्द को लपेटना है, लोग तो निज़ाम को लपेट रहे थे। और जहाँ जहाँ जो क्राइटेरिया था वो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धांधली हो गई। लोगों को इलेक्शंस में आप देखें कौन सी जमात है जिसने कहा जी धांधली नहीं हुई। गवर्नमेंट पार्टी भी कह रही है धांधली हो गई, और जो ऑपोजिशन है वो भी कह रही है जी धांधली होगी। तो भाई असल चोर कॉर्नर उस मामले को ही दफन कर दिया गया। आज कोई पुरसाने हाल नहीं। अब 2018 के लिए हमने क्या तैयारियां कर रखी हुई हैं, नौजवान क्या देख रहे हैं हमें। हम तो फंस गए इसी चक्कर में कि भाई कि अब करप्शन लाजमी, करप्शन भी तो देखें, एक वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है। मैं आपसे आगे बात करता चल रहा था कि देखें थर के अंदर आप चले जाए, औरतें 4% हेमोग्लोबिन पे बच्चे पैदा कर रही हैं। ये करप्शन नहीं है कि उनकी ग़िज़ा आप चोरी कर रहे हो, आप उनका खाना चोरी कर रहे हो। और आज जानवर बाहर आप चले जाएं, जानवर तक चोरी, बच्चों की वैक्सीनेशन तक। ये मैं आपसे फिर बात कर रहा था कि यहाँ तो हेपेटाइटिस सी के जो फ्री में जो वैक्सीन मिलती है वो तक ये लोग भेज देते हैं। तो कहाँ है अदल भाई, कहाँ है इंसाफ? अब आम तो मायूस है ना। बाहर तो आप चले जाएं, किसी जानवर की भी इंश्योरेंस हुई हुई है, आप उसका अगर कुत्ते को भी टांग में चोट लग जाए तो वो भी हॉस्पिटल अच्छी में जाके इलाज करेगा। यहाँ इंसानों का कोई सिस्टम नहीं है। आप देखें इस पूरे निज़ाम को हमें बैठ के समझना पड़ेगा, थिंक टैंक्स को समझना पड़ेगा। एक शख्स के जाने और आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस निज़ाम को हमें लपेटना है, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग होनी चाहिए, और उस पर हम बार बार आवाज़ उठा भी रहे हैं। और अब मैं समझ रहा हूँ अवेयरनेस बहुत हद तक आ गई है। नौजवान अपनी 100% कोशिश कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आज आप कहीं भी बैठ जाएँ, आप डिबेटेबल है, आप जहाँ बैठे हमसे तो लोग बहुत पूछते हैं। नौजवानों के तो इतने सवाल हैं कि आप यकीन मानेंगे आप और मेरी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर है। वो तो हमसे भी ज़्यादा आगे सोच रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सही प्लेटफॉर्म सिर्फ नौजवानों को मिले, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन पिछली इलेक्शन में भी 3 करोड़ नौजवानों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन नौजवान आज कहीं नज़र ही नहीं आता, किसी बड़े ओहदों पे नहीं नज़र आते। नौजवान भी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, इस वक्त सिर्फ वर्कर बनने के लिए नहीं आया। नौजवान की थिंक टैंक
फ्लैंक्स उनकी ख्वाहिशात हैं कि जी हम भी लीडरशिप के साथ रहें। तो हर पार्टी में नौजवानों को प्रमोट करना बड़े चाहिए। काबिल नौजवान हैं, बड़े लॉयल नौजवान। हर पार्टी में नौजवानों को मैं कहता हूँ प्रमोट करना चाहिए। और अब आने वाली इलेक्शंस में पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि दादे अब्बे जो 65 70 सालों के, जो आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, कि क्या आवाम की जो खिदमत करेंगे। उसी निज़ाम के तहत जो उसी निज़ाम, हाँ जी, नहीं सोचे। देखिए आप जैसे नौजवान हैं, फयाज़ हसन खान साहब जैसे नौजवान मैं आपसे हैं, अर्ज करूं कि मैं एक बड़े energetic तालपुर लोग। फैमिली से हूं, लेकिन हमारी सोच फैमिली की पुरानी सियासत पे थी, जो पीपल्स पार्टी यहाँ पे रिवायती, लेकिन मैं उसमें से निकल कर आया ना। मैं नए पाकिस्तान का लीडर हूँ। मैं पाकिस्तान की पहले सोच करता हूँ, अवाम की, फिर मैं अपने ख़ानदान को देखूंगा, फिर मैं अपने हल्के को देखूंगा, फिर मैं दूसरी चीज़ें सोचूंगा। अपनी ज़ात से बढ़कर इस मैं से हमें निकलना पड़ेगा। अगर जब हम इस मैं से निकल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क भी सही पटड़ी पे चढ़ जाएगा। और अपने आप ख़ास लोगों को ख़ास पोजीशंस पे रखते जा रहे हैं कि जनाब इसको नुकसान होगा, उससे भी लीडरशिप को भी निकलना चाहिए। अपने दाएं बाएं लोगों को देखें और सही लोगों को सही चॉइस करें, क्योंकि नौजवानों के पास बहुत गुड आइडियाज़ हैं, बहुत बेहतर वो आइडियाज़ दे सकते हैं। तमाम जमातों में बड़े बहुत, हर जमात में एवरीबडी है। मैं चौहान साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से जमातों के हवाले से